Hey guys, how are you? Myself Nitu Gupta from NLS Bangalore. So, have you seen my previous lecture? Please, if not, see my previous lectures. So, now in this session, I am going to discuss bailment, that is from section 148. 148, yeah. So, what is bailment? It is the topic of bailment and pledge. First, we are going to discuss the bailment, in which we are going to discuss definition of bailment as given under section 148. What are its essential conditions? Then any problem questions, practical conditions on section on bailment. So, what are the conditions? In the previous lecture, I have told you that bailment, what is bailment? You transfer certain goods, you deliver some. In fact, you should use the word, I should use the word deliver. You deliver the goods to some other person for some purpose. ठीक है, आप किसी को goods deliver कर रहे हो, किसी purpose के लिए deliver कर रहे हो, that is a bailment. So, what are the conditions? It is a contract. अब ये मैंने बोल दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो सेक्शन 10 की इसेंशियल सेटिस्फाइड होनी चाहिए. सो इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर सब्जेक्ट मैटर इज़ मूवेबल गुड्स. बायलेटरल ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, मीन्स देयर मस्ट बी टू पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन होना चाहिए ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एंड दैट पोजेशन वुड बी गिवन बैक फॉर फर्दर ट्रांसफ़र अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ बेलर. सो ऑब्जेक्ट क्या है बेलमेंट का? इट इज़ टू डिलीवर दी पोजेशन, ट्रांसफ़र दी पोजेशन एंड नॉट दी ओनरशिप. इज़ इट क्लियर? सो इन दी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इसमें दो पार्टीज़ होती हैं, वन इज़ बेलर एंड अदर इज़ बेली. बेलर इज़ द वन हु ट्रांसफर्स द गुड्स, हु डिलीवर्स द गुड फॉर सम पर्पस टू अनदर, एंड बेली इज़ द पर्सन जिसको आप गुड्स ट्रांसफ़र करते हो. Is it clear? Now what section 148 says? It says a bailment is the delivery of goods by one person to another for some purpose upon a contract that they shall when the purpose is accomplished be returned or otherwise disposed of according to the directions of the persons delivering them. The person delivering the goods is called the person to whom they are delivered is called the bailey. Is it clear? Is it clear? Definition of bailment is clear. Now there is an explanation to section 148. If a person is already in possession of the goods of other contracts to hold them as bailey, he thereby becomes a bailey and the owner becomes the bailer of such goods, although they may not have been delivered by the way of bailment. इज़ इट क्लियर? कि अगर ऑलरेडी आप पोजेशन में हो उसके उन गुड्स के, तो उस टाइम पे ही बिकम्स द बेली. जिसकी पोजेशन में वो बेली बन जाता है और जो ओनर है ही बिकम्स द बेलर. नाउ व्हाट अबाउट द मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक? जब आप अपना पैसा बैंक में जमा करते हो, उनका क्या है? कस्टमर और बैंक का जो रिलेशन है, क्या वो बेलर और बेली का रिलेशन है? नो, इट इज़ नॉट ऑफ द बेलर एंड बेली. क्यों? अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि जो मनी डिपॉजिट की है मैंने की है, आई एम द ओनर ऑफ इट, मैं ओनर हूँ उनका, तो मैंने बैंक को दी है और वापस भी लूँगा बैंक से, तो वाई देयर इज़ नॉट अ रिलेशन ऑफ बेलर एंड बेली? सबसे पहले तो रीज़न ये है, सेक्शन 2 क्लॉज 7 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट. सेक्शन 2 क्लॉज 7 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, मनी इज़ नॉट अ गुड्स. और इस डेफिनेशन में हमने कहा है कि मूवेबल गुड्स होने चाहिए, मनी तो गुड्स है ही नहीं. और ठीक है, और 148 में क्या बता रहे हैं? रिलेशनशिप तभी ट्रीट होता है व्हेन देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मूवेबल गुड्स. इज़ इट क्लियर? इनवॉलंटरी बेलमेंट, ये एक नया कंसेप्ट है जो कि इंडियन कोर्ट्स और इंग्लैंड कोर्ट्स ने फॉलो किया है. देयर इज़ अ केस लॉ, राम गुलाम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. In this case, plaintiff, he was a jeweler from Punjab and he was carrying silver and gold jewelry.
On Merit station, he was caught by police that he had stolen jewelry and forcibly took possession of jewelry. ठीक है, पुलिस क्या कहती है कि इसने ज्वेलरी को चोरी किया और उससे फोर्सफुली ज्वेलरी ले लेती है. सो यहाँ पे क्या है, दैट इज़ पोजेशन ऑफ मूवेबल गुड्स वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. ज्वेलर से पुलिस के पास गई थी. अंडर सस्पिशियस, और वो भी किस वजह से कि ली थी उन्होंने फोर्सफुली, क्योंकि उन्हें था कि उन्होंने उसने चोरी की है और उन्होंने डिपॉजिट करा दिया मलखाना में. अब जो राम गुलाम है प्लेंटिफ, जब इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी के बाद उनको रिलीज़ किया गया, लेकिन जो वो ज्वेलरी मलखाना में डिपॉजिट करवाई गई थी वो गुम हो गई. इट वॉज लॉस्ट. इज इट क्लियर? तो नाउ अंडर द प्रिंसिपल ऑफ रेस एस्पालॉक्टर, थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. There is a presumption that something wrong is done. Ram Ghulam now filed a suit against the government claiming negligence on the part of employees or government servants, deliberate loss of these articles. Is it clear? Now government took the plea of Article 300. Article 300 क्या कहता है? State is liable for the negligence of employees. Is it clear? हैव यू अंडरस्टूड? तो अभी ये केस ख़त्म नहीं हुआ. अनदर केस केम P&D नेविगेशन कंपनी वर्स सिक्योरिटी ऑफ स्टेट. देखो ये जो 2 केसेस हैं, मैं आपको इनवॉलेंट्री बेलमेंट के बारे में बता रही हूँ. तो इसमें क्या है, इस केस में क्या हेल्ड हुआ था, P&D नेविगेशन वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट में इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल किया था कि दैट गवर्नमेंट वुड बी लाइबल ओनली फॉर द रॉन्ग्स डन बाय द एम्प्लॉय एंड सर्वेंट इन एक्सरसाइजिंग नॉन सॉवरेन फंक्शंस बिकॉज ऑफ इम्यूनिटी ऑफ सॉवरेन्स. कहा जाता है ना, किंग कैन डू नो रॉन्ग सो स्टेट कैन डू नो रॉन्ग. तो उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 300 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सिर्फ टॉर्ट्स के लिए अप्लाई होगा. सो सबसे पहले फॉर द फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट वाज मेड फॉर इनजस्टिस डन बाय इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इनवॉलेंट्रली बेलमेंट अराइजेस. अब ये है क्या इनवॉलेंट्रली बेलमेंट? It is a new concept of involuntary bereavement has emerged out of services of cases for reasons of principal justice where responsibility has to be fixed by the parties. सीरीज़ ऑफ केसेस में इनवॉलेंट्रली बेलमेंट आया था फॉर द रीजन्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस वेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ टू बी फिक्स्ड बाय द पार्टीज, द पोजेशन ऑफ गुड्स विच आर ऑब्टेन्ड नॉट आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज रिक्वायर्ड अंडर 148. ये जो कॉन्सेप्ट था इंडियन कोर्ट्स का, ये बोरो किया था ओल्ड इंग्लिश लॉ से, हार्वर्ड वर्सेस हैरिस. इस केस में अ लेडी वेंट टू दी garment shop and he tried a jacket before purchasing after removing her own jacket. और उस गोल्डन जैकेट पे गोल्डन ब्रॉच अटैच था. जब उसने अपनी जैकेट उठाई और गोल्डन ज्वेलरी का जो ब्रॉच लगा था काउंटर पे गलती से छोड़ दिया. बाद में वो लेडी चली गई है, देन दी ओनर ऑफ द शॉप, ओनर को उसको वो मिला था गोल्डन ब्रॉच. उसने उठाया, ड्रॉर में रख दिया, ड्रॉर में उससे चोरी हो गया. So for the first time the court in England held that shopkeeper who has taken the possession of article is responsible as a bailey although possession was not deliberately taken under any contract or agreement. Therefore justice demand that whenever person assumes and takes over the possession of articles not necessarily by agreement and contract by his own voluntary action, then he is treated as a bailey. All the required element of contract is missing. Is it clear? So अब इसमें क्या था, ये क्या उन्होंने कहा कि अगर हम 148 को देखें, वहाँ पे उन्होंने कहा कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है, लेकिन ये केसेस में उन्होंने कहा कि अगर वो ओनर ने पोजेशन ले ली है, वॉलंटरली अपनी मर्ज़ी से पोजेशन लिया, ही इज़ लाइबल एज अ बेली, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल एज अ बेली.
Is it clear? So this case has been made the basis of extending the same principle in India in different cases where goods have been damaged or lost while in possession of person not necessarily under contract but otherwise than a contract. Now same is the thing was a thing in the Ram Ghulam versus State of UP, जहाँ पे पुलिस अथॉरिटी ने उनसे क्या ले लिया था, गोल्ड ले लिया था फोर्सफुली, क्योंकि उन्हें लगा था ये चोरी किया और बाद में वो लॉस्ट हो गया था, वहाँ पे पुलिस अथॉरिटी आर लाइबल. इज इट क्लियर? सो ये जनरली दो सिचुएशंस में राइज होता है. एक में क्या था, आइटम्स आर लेफ्ट बाय मिस्टेक बाय वन पार्टी इन द प्रेमिसेस, और दूसरी सिचुएशन क्या, फोर्सेबल कॉम्पनसेशन ऑफ पोजीशन ऑब्टेन्ड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड एजेंसीज. इज इट क्लियर? क्लियर हो गया ये आपका? अब आइटम्स आर लेफ्ट बाय मिस्टेक बाय वन पार्टी, वहाँ पे क्या विजिटर है, अप्रोच हुआ, रेन कोट उन्होंने और अम्ब्रेला, अपना रेन कोट या अम्ब्रेला है कि रेन हो रही थी वहीं पे गलती से छोड़ दिया है, क्योंकि बारिश रुक गई थी तो इस वजह से वो उनके दिमाग में रहा नहीं है कि वो उनके पास रेन कोट और अम्ब्रेला था. प्रेमिसेस ओनर ने उठा ली है, वो संभाल के रख लिया, ही इज़ द बेली, एंड सो अगर कोई गुम हो गया, डैमेज हो गया आर्टिकल्स, ही विल बी लायबल फॉर दैट. इज़ इट क्लियर? There are two basic principles of involuntary bailment. First is gratuitous bailment and second is bailment by payment. Now what is gratuitous payment? What is gratuitous payment? It is that bailment where possession and right to use article is transferred to another person without any payment or charges. Without any payment or charges, but if person charged by the way of rent, then it is a bailment for payment. In law there is difference between duty of the bailer towards the bailee relating to the safety of goods bail. If it is without payment, which is gratuitous, then bailer is liable to bailee only if damage is caused to bailee by unsafe goods for defects known to the bailer. Is it clear? तो ग्रेचुइटीज़ बेलमेंट आपका, आई एम रिपीटिंग इट फॉर यू, ग्रेचुइटीज़ बेलमेंट क्या है, वो बेलमेंट है जहाँ पे पोजेशन और राइट कोई भी आर्टिकल को यूज़ करने की एक पर्सन दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र करता है विदाउट एनी पेमेंट, विदाउट एनी चार्जेस. लेकिन अगर पर्सन को चार्ज किया गया बाय वे ऑफ रेंट तो वो बेलमेंट फॉर पेमेंट होगा. ठीक है, आई हैव टोल्ड यू इनवॉलंटरी बेलमेंट दो तरह के, ग्रेचुइटीज पेमेंट एंड बेलमेंट बाय फॉर पेमेंट. तो लॉ में देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द ड्यूटी ऑफ बेलर्स टूवर्ड्स द बेली relating to the safety of goods bailed, and if it is without payment, which is gratuitous, then bailer is liable to bailee only if damage is caused to bailee by unsafe goods for defects known to the bailer. Is it clear? So in case it is for payment, then higher degree of care is needed and his bailer is liable for the defects as well as those defaults which ought to be known to the bailer. Goods bailed must be safe. Clear? Now let us talk about lien. Again lien है क्या? पहले lien का मतलब होता है अपने पास रखना, रिटेन करना. Yes, lien as a concept. Lien as a concept. ये रहा आपका lien का. It is a concept of right of retaining and detaining movable articles and goods by a person of someone other for which he himself is not the owner. This right of lien is available to different persons and one of such person is bailee. Bailee has a right to retain and detain the goods till charges are paid for the goods for services. ठीक है, आपने ड्राई क्लीन के लिए दिए अपने क्लोथ्स, किस पर्पज़ के लिए दिए? ड्राई क्लीन के लिए दिए हैं. अब जब आप उससे वापस लेने जाओगे तो वो तब तक अपने पास रख सकता है जब आप उसकी ड्राई क्लीन के चार्जेस नहीं दोगे. इज इट क्लियर? सो लेन दो तरह की हैं, इट इज़ पर्टिकुलर लियन एंड जनरल लियन. नाउ व्हाट इज़ पर्टिकुलर लियन और यू कैन से स्पेसिफिक लियन ऑल्सो? जब कुछ आर्टिकल्स रिटेन्ड होते हैं जिनके लिए चार्जेस नहीं दिए गए हैं,
जिनके लिए चार्जेस पे नहीं है, चार्जेस हैं ड्यू हैं. सो पर्टिकुलर लियन इज़ वन विच इज़ अवेलेबल ओनली अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ विच द स्किल एंड लेबर हैज़ बीन एक्सरसाइज. अ बेलीज लियन इज़ अ पर्टिकुलर लियन. Now what is general lien? When it extends to any other articles for the claim on bailey and not the article on which the charges are due, this is specially allowed only for the some parties. किस तरह की पार्टीज़ होती हैं वो? फैक्ट्री एज एन एजेंट, लॉयर एज एन एजेंट, वेयर हाउस कीपर. इज इट क्लियर? सो जनरल लियन क्या है? ये और आर्टिकल्स को एक्सटेंड करते हैं फॉर द क्लेम ऑन बेली एंड नॉट द आर्टिकल्स ऑन विच चार्जेस आर ड्यू. Is a right to retain any property belonging to other and in possession of person trying to exercise the lien in respect of the payment lawfully due to him. Is it clear? So these were the kinds of lien. Now we will discuss duties. We have discussed gratuitous bailment also. See, we have discussed gratuitous bailment also. And we have discussed the bail contract of bailment also. Is it clear? Pledge we will discuss later on. Bailment for reward, that is bailment for payment. Is it clear? We have discussed this also. Now next topic that we have to discuss is the duties of bailey. What are the duties of bailey? First duty of a bailey is duty to take reasonable care of the goods bailed. सेक्शन 151 152 में ये बताया गया हमें कि अगर जो भी गुड्स बेल हुए हैं तो I have already told you that the persons who delivers the good is known as the bailer and the person to whom the goods are delivered is known as the bailee. Is it clear? अब मैंने बोला है कि बेली की जो ड्यूटीज़ होती हैं वो एक फाइंडर ऑफ गुड्स की तरह होती हैं. इज इट क्लियर? अगर मैंने ड्राई क्लीनर का एग्जांपल लिया था, यू हैव गिवन योर क्लोथ्स फॉर द ड्राई क्लीन. अब वो ड्राई क्लीनर मीन्स बेली की राइट है टू टेक द रीजनेबल केयर ऑफ योर क्लोथ्स. That is given under section 151 duty to take reasonable care of the goods bailed. Is it clear? So in all the cases of bailment, the bailee is bound to take as much care of the goods bailed to him as a man of ordinary prudence would. Under similar circumstances, take of his own goods of the same bulk, quality, and value as the goods bailed. Clear? Now next is सेक्शन 152 151 और 152 मैंने आपको बताया था रीजनेबल केयर का. बेली अगर उसने ड्यू केयर की है फिर भी कोई डिफेक्ट तो नुकसान हो जाए, देन बेली इज़ नॉट लायबल. बेली इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, डिस्ट्रक्शन और डिटोरेशन ऑफ द थिंग्स बेल्ड इफ ही हैज़ टेकन द अमाउंट ऑफ केयर डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 151. Is it clear? So first duty of bailey is to take the reasonable care of the goods bailed. That is 151 and 152. Is it clear? Next is duty not to make unauthorized use of the goods bailed. Unauthorized manner में वो यूज़ नहीं करेगा. Is it clear? That is section 153 and अनऑथराइज्ड मैनर में यूज़ नहीं करेगा. सेक्शन 153 154. इज इट क्लियर? 153 क्या कहते हैं? इट टॉक्स अबाउट द बेलर मे टर्मिनेट द बेलमेंट. बेलर मे टर्मिनेट द बेलमेंट. इट सेज a contract of bailment is voidable at the option of the bailor if the bailee does any with regard to the goods bailed inconsistent with the conditions of the bailment. ठीक है, अगर वो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल है बेलर की ऑप्शन पे, तो बेली डज एनी विद इफ द बेली डज एनी विद रिगार्ड टू द गुड बेल्ड इनकन्सिस्टेंट विद द कंडीशंस ऑफ द बेलमेंट, ये टर्मिनेट कर सकते हैं. अभी फॉर एग्जांपल ए ने बी को घोड़ा हायर पे दिया था और किस पर्पस के लिए? बी की राइडिंग के लिए.
अब बी ने वो घोड़ा कहाँ ड्राइव कर लिया? अपने कैरेज में। तो अब ए के ऑप्शन पे वो टर्मिनेट भी कर सकता है बेलमेंट। नाउ व्हाट 154 सेज, द बेलर मे रिकवर द कॉम्पनसेशन फॉर द लॉस कॉज ड्यू टू अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ गुड्स। जिस पर्पज़ के लिए आपको दिया था उसके अलावा आप कोई और पर्पज़ से यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे भी क्या है, बेलर का अगर कोई नुकसान हुआ है तो वो कॉम्पनसेट, बेली को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। थर्ड ड्यूटी इज़ ड्यूटी नॉट टू मिक्स बेलर्स गुड विद हिज ओन गुड्स। ठीक है, अपने गुड्स बेलर के गुड्स के साथ वो मिक्स नहीं करेगा, एंड दैट इज़ गिवन अंडर सेक्शन 155 टू 157। इज़ इट क्लियर? 157। अब वो कह रहे हैं कि ये भी बेली की ड्यूटी है कि वो अपने गुड्स के साथ बेलर के गुड्स मिक्स नहीं करेगा। अगर गुड्स उसने कॉन्सेंट के साथ मिक्स किए हैं then he is not liable, but if he has mixed those goods of the baler without the baler's consent, who is liable? Bailey is liable। तो अगर वो सेपरेट हो सकते हैं, जो सेपरेट करवाने का जो भी खर्चा है, लेबर है, वो कौन भुगतेगा? बेली भुगतेगा। और जब नहीं सेपरेट हो सकते देन ऑल्सो बेली इज लाइबल। इज इट क्लियर? या सारे गुड्स उसको देने पड़ेंगे? इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट 157 क्या कहते हैं? व्हेन द मिक्स्ड गुड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। इज इट क्लियर? तो बेलर को कॉम्पनसेशन मिलेगी। नाउ नेक्स्ट राइट ऑफ द बेली इज ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स ऑन द फुलफिलमेंट फॉर द पर्पस। ठीक है, अब ये क्या है, वो कह रहे हैं सेक्शन 160, 161, 165, 167। ठीक है, व्हाट इट सेज, 160 सेज ये बेली की ड्यूटी है कि वो गुड्स को वापस देगा, डिलीवर करेगा अकॉर्डिंग टू द बेलर्स डायरेक्शंस है, द बेल्ड गुड्स विदाउट डिमांड एज सुन एज द टाइम फॉर विच दे वर बेल्ड हैड एक्सपायर्ड। Is it clear? The purpose for which they were built has been accomplished. This 160 says। 161 क्या कहता है कि अगर बाय द डिफ़ॉल्ट ऑफ बेली गुड्स वापस नहीं हुए, डिलीवर नहीं किए प्रॉपर टाइम पे, वो किसको लाइबल होगा? अगर कोई नुकसान हो गया बेलर को लाइबल होगा फॉर एनी डिस्ट्रक्शन, फॉर एनी डिटोरेशन। इज इट क्लियर? दैट व्हाट 161 सेज। Now what 165 says, return when bailment by several joint owners। काफ़ी लोगों ने जो ओनर से 3 ओनर्स थे, उन्होंने गुड्स बेल कर दिए, तो वो बेली किसको गुड्स डिलीवर करेगा? अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ वन जॉइंट ओनर विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑल। इज इट क्लियर? देन व्हाट 167 सेज, 167 सेज क्या कहता है वो? Return of goods to the baler when he has no title to them। Is it clear? Now next duty of last duty of the bailey is duty to deliver to the baler increase or profit on the goods bailed, that is 163। अब जब हमने गुड्स बेल किए थे, दूसरे पार्टी को डिलीवर किए थे, तो बेली की ड्यूटी है कि अगर उनके कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कोई भी इंक्रीज़ हो गया उसके गुड्स को, कोई प्रॉफिट हुआ है, तो वो किसको वापस करेगा? बेलर का। इन केस देयर इज़ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रारी देन अकॉर्डिंग टू that contract increase or profit is taken by the party। Is it clear? So these were the duties of the bailey। अब अगर उसकी ड्यूटीज़ हैं, देयर आर राइट्स ऑल्सो, राइट्स भी तो होनी चाहिए बेली की। ठीक है, तो राइट्स क्या है? राइट टू रिकवर नेसेसरी इनकम ऑन एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन बेलमेंट। वही ड्राई क्लीन वाला एग्जांपल ले लो। अब वो वहाँ पे बेली की राइट बनती है, ड्राई क्लीनर की राइट बनती है कि वो उससे गुड्स नेसेसरी जो पेमेंट है वो वापस ले। इज़ इट क्लियर? सेकेंड राइट ऑफ बेलीज राइट टू रिकवर कंपनसेशन फ्रॉम द बेलर। ठीक है, अगर उसकी अब बेलर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स बेली, क्या है कि अगर कोई भी नुकसान हुआ है तो वो नुकसान कौन
वो भरेगा, बेलर भरेगा। थर्ड, राइट टू हैव अ लियन ऑन गुड्स बेल्ड 170 एंड 171, वही है आपका पर्टिकुलर लियन है कि उसके अगर उसके पैसे नहीं देगा तो ही हैज़ अ राइट टू रिटेन द गुड्स, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। पर्टिकुलर लियन है, जनरल लियन। एंड लास्ट राइट ऑफ द बेल इज राइट ऑफ सूट अगेंस्ट अ रॉन्ग डूअर, राइट ऑफ अ सूट अगेंस्ट अ रॉन्ग डूअर। इज इट क्लियर? तो राइट ऑफ अ सूट, अगर जो भी रॉन्ग डूअर है उसके अगेंस्ट आप केस फाइल कर सकते हो, दैट इज सेक्शन 180। गुड्स बेल हुए, थर्ड पर्सन ने रॉन्गफुली डिप्राइव किया बेली को, उसको यूज़ कर रहा है, पोजेशन है, कॉज है, वॉट एवर, तो उस टाइम पे आप केस फाइल कर सकते हो, दैट इज़ गिवन अंडर सेक्शन 180। ठीक है, सो दीज वर द राइट्स ऑफ द बेली। इज इट क्लियर? Now we are left with the duties of bailor. What are the duties of bailor? बेलर की ड्यूटीज़ हैं कि वो जब गुड्स बेल कर रहा है, डिलीवर कर रहा है गुड्स, तो ही मस्ट डिस्क्लोज ऑल द नोन फैक्ट्स ऑफ द गुड्स, और अगर उसने नहीं किया कोई डैमेज होगा, ही हिमसेल्फ इज़ लाइबल फॉर दैट। नेक्स्ट ड्यूटी ऑफ द बेलर इज़ टू पे एनी एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द बेली। ठीक है, अगर कोई है, फॉर एग्जांपल अगर हॉर्स आपने इज़ लेंट फॉर अ जर्नी, तो जो भी उसके फीडिंग एक्सपेंसेस हैं, अगर कोई देर इज़ अ स्पेशल अरेंजमेंट, इट इज़ अ डिफरेंट थिंग, अदरवाइज इट विल बी बॉर्न बाय द बेली। इज इट क्लियर? नेक्स्ट ड्यूटी ऑफ द बेलर इज बाउंड टू इंडेमनीफाई द बेली फॉर एनी कॉस्ट और कॉस्ट विच द बेली मे इनकर बिकॉज ऑफ द डिफेक्टिव टाइटल ऑफ द बेलर ऑफ द गुड्स बेल्ड। इज इट क्लियर? नाउ टर्मिनेशन ऑफ द बेलमेंट, वेदर बेलमेंट कैन बी टर्मिनेटेड और नॉट। Where the bailey wrongfully uses or disposes of the goods bailed, bailor may terminate the bailment. जब टाइम पीरियड ख़त्म हो जाए तब भी। बेलमेंट कब टर्मिनेट हो सकती है? जब सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया। ग्रेचुइटीज बेलमेंट टर्मिनेट्स हो सकती है बाय बेलर एट एनी टाइम इवन बिफोर द एग्रीड टाइम subject to limitation. Is it clear? A gratuitous bailment terminates by the death of either the bailor or bailment. So guys, this was the topic of the bailment. Hope you have understood my lecture, and in the next session I am going to discuss the topic pledge. Is it clear? Thank you.